आर्टिकल नंबर 12, 13 और 14 तो काफी डीपली समझने का प्रयास किया था। आर्टिकल 12 के अंदर राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य कौन कौन है और किस स्वरूप में राज्य को संविधान के अंदर और लोगों के लिए परिभाषित किया गया है। इसकी पूरी डिटेल में चर्चा हम लोगों ने कल की थी। 13 नंबर में आपने देखा था कि ये मूल अधिकारों का प्रहरी है। मूल अधिकारों के प्रहरी के रूप में आर्टिकल नंबर 13 खड़ा है और ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। जो मूल अधिकारों से असंगत है या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि है वो शून्य होगी। यह है आर्टिकल नंबर 13। और वहीं आर्टिकल 14 की बात करें तो अल्पीकरण क्या होता है? उसको कम करना, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करना। कहीं भी अगर फंडामेंटल राइट्स जिस रूप में अवेलेबल हैं उनको अगर रिड्यूस करने की किसी भी लॉ में कोशिश की गई तो यानी मूल अधिकारों से असंगत हो, यानी जो मेल ना खाती हो, या फिर उनको कम करने की कोशिश की जाएगी तो जिस लेवल तक, जहां तक वो मूल अधिकारों को क्षति पहुंचा रही होगी, उनका अल्पीकरण कर रही होगी या उनसे असंगत होगी, उतनी विधि शून्य हो जाएगी। 14 नंबर में आपने देखा कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। अब आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 15 की, जो बात करता है कि विभेद को निषेध किया गया है। यानी कि किस तरीके का विभेद, तो जो हमारे समाज में एक लंबे समय से धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, ये मूल वंश, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर नागरिक जो है वो सब एक प्रकार के हैं। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। राज्य किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेगा और राज्य की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल 12 में है। तो राज्य जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर किसी भी तरीके का कोई विभेद नहीं करेगा। यानी कि आर्टिकल 15 जो है इसका उद्देश्य क्या है, वो समानता की भावना को मजबूत करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और इसमें हमारे संविधान निर्माता सफल रहे हैं। मजबूत करना, सांप्रदायिक, जातिगत, लैंगिक और क्षेत्रीय भेदभाव को समाप्त करना, ये सब शब्दावलियों को आपको अपने साथ कैरी करना है। आंसर राइटिंग में यही सब आपको हेल्प करेंगे और ये ही मेन चीजें हैं जिसको आपको पकड़ना है। सांप्रदायिक, सांप्रदायिकता का जन्म भारत में बंगाल विभाजन के समय से 1905 से करने का प्रयास किया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। उसके बाद 1909 में सांप्रदायिकता का बीज बोते हुए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मुसलमानों को दी गई और फिर अंग्रेजों ने लगातार उसे आगे बढ़ाने का जब जब मौका मिला प्रयास किया। बाद में जिन्ना ने उसको और हवा दी। जिन्ना के साथ के लोगों ने और भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने का प्रयास किया गया, जबकि वो एक झूठी खाई थी। और वहां से एक सांप्रदायिक सोच, एक सांप्रदायिक विचारधारा को भारतीय पटल पर पैदा करने का प्रयास किया गया। जातिगत मसले ये हजारों हजार साल पुराने हैं भारत में और ये संविधान को श्रेय जाता है कि उसने भारत में जातिगत व्यवस्था को अपने दृष्टिकोण से शून्य घोषित कर दिया है कि हम जातिगत व्यवस्था को, कोई जाति व्यवस्था को किसी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। कैटेगराइजेशन जो किया गया वो जनरल के रूप में, ओबीसी के रूप में, एससी के रूप में और एसटी के रूप में। और ये भी जो कैटेगराइजेशन है ये स्टेबल नहीं है। ओबीसी वाला जनरल में आ रहा है, एससी एसटी के लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, जो कैटेगराइजेशन या इसकी परिभाषा है, वो परिभाषा समय के साथ समाप्त हो जाएगी और सबको इक्वल लेवल पे ला करके सबको एक समान नागरिक, सबके बीच में बिना कोई भेदभाव, ये केवल और केवल जो वर्गीकरण किया गया है ये समानता लाने के लिए किया गया है।
ये भेदभाव भी समानता के लिए किया गया है। ये एक नकारात्मक अधिकार है, यानी कि ये राज्य को भेदभाव करने से रोकता है और नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। आर्टिकल नंबर 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद की प्रतिषेध की बात करता है। आर्टिकल 15, यहाँ पे केवल शब्द का प्रयोग किया गया है और मैं इसको विशेष रूप से आपको फोकस करूंगा, क्योंकि ये कई बार आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए 15(1) में कहा गया है कि केवल, केवल शब्द ये इंगित करता है कि कोई नीति या कानून किसी एक या अधिक आधार पर ही भेदभाव करता है, तब भी ये असंवैधानिक है। कहाँ प्रयोग है केवल का, वो देख लीजिए। यहाँ केवल शब्द का प्रयोग किया गया है कि ये ये देखिए, ये केवल शब्द का प्रयोग इस रूप में किया गया है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। बिल्कुल एकदम साफ साफ लिखा गया है और इस केवल पे फोकस होता है। तो केवल शब्द का मतलब क्या है, वो यहाँ पर आपको मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया कि केवल शब्द का मतलब है, आर्टिकल ये 51 के अंतर्गत, 15(1) के अंतर्गत है, 15(1) में ये कहता है कि यदि कोई नीति, कोई भी पॉलिसी या कानून किसी एक का मतलब धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, या अधिक आधार पे भेदभाव करता है, तब ही यह संवैधानिक होगा, चाहे वो एक हो चाहे एक से ज्यादा हो। क्लियर। आगे देखिए, इसकी अगर विशेषताओं की बात की जाए, आर्टिकल 15, तो ये केवल भारतीय नागरिकों पे लागू होता है। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों पर, विदेशियों पे लागू नहीं होता है। दूसरा, राज्य की परिभाषा यहाँ वही होगी जो आर्टिकल 12 में आपने देखा था, और ये निगेटिव रूप से है, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, यानी राज्य पर यह अंकुश लगाता है, इसलिए इसको निगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। आधार क्या है, तो 5 आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। कौन कौन सा, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के प्रतिषेध को आर्टिकल 15 में रोका गया है। क्लियर। अब इसका थोड़ा सा वो सेगमेंट देख लीजिए जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ये यूपीपीसीएस का सबसे फेवरेट पेज है जो आप देख रहे हैं। इसमें मैंने सारी चीजों को आपके सामने रख दिया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है। जैसे आर्टिकल 15(1) आपने देख लिया, अब 15(2) जरा देखिएगा। 15 का दूसरा पार्ट ये कहता है कि कोई नागरिक सार्वजनिक स्थानों, कोई नागरिक सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या कोई जल का स्रोत है, पहले जमाने में कुआं होता था, आज के समय में पानी पीने का स्थान आदि में किसी को सेवा देने से इनकार नहीं कर सकता। ये राइट देता है आर्टिकल 15। वरना समानता का, जो आप समानता का अधिकार लागू कराना चाहते हो, लागू कैसे हो पाएगा। होटल के बाहर बोर्ड लगा दिया कि इस तरीके के लोग आ सकते हैं, इस हाइट वाले आ सकते हैं, या इस रंग वाले आ सकते हैं, इस धर्म वाले आ सकते हैं, इस धर्म वाले नहीं आ सकते। रेस्टोरेंट, अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का भेदभाव, यानी निजी क्षेत्र पे भी लागू है, सरकारी के साथ साथ ये निजी क्षेत्र पे भी लागू है, तो 15(2) क्या कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर भी समानता, यानी किसी भी तरीके का भेदभाव लागू नहीं होगा। किस किस रूप का, तो वही सारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं होगा। जो 15(3) है, ये कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, यानी कि ऐसा कर सकता है जिससे उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, यानी समानता स्थापित हो जाए उनके लिए, उनको किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए ये सकारात्मक भेदभाव मान्य है। अगर महिलाओं के लिए कुछ किया जा रहा है, जैसे
महिलाओं के लिए दिल्ली में बस में सफर फ्री कर दिया गया। महिलाओं के लिए अभी रक्षाबंधन पे यूपी गवर्नमेंट 3 दिन तक बस का किराया नहीं लेगी। इस तरीके के या महिलाओं के लिए अन्य सुविधाएं, कुछ आरक्षण की सुविधा या डेवलपमेंट की सुविधा या काम के समय में कटौती की सुविधा, इस तरीके की चीजें दी जाए या बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, ये सकारात्मक भेदभाव है। ये समानता के अधिकार को खंडित नहीं करता। और जो आर्टिकल 15(4) है, ये पिछड़े वर्गों SC ST के लिए शैक्षणिक और सामाजिक उन्नति हेतु विशेष प्रावधान की बात करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो पिछड़े वर्ग हैं समाज के, उनके शैक्षणिक और सामाजिक उन्नति के लिए, और ये प्रथम संविधान का संशोधन है 1951। ये जोड़ा गया 15(4) के अंतर्गत। 15(4) को संविधान में संशोधन करके ये ऐड किया गया। कब? पहला संशोधन है ये, प्रथम संविधान संशोधन। इसमें शैक्षणिक और सामाजिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान, विशेष व्यवस्था की गई ताकि समानता को स्थापित किया जा सके। व्याप्त असमानता को दूर करके समानता को स्थापित करने के लिए आर्टिकल 15(4) है, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में उन्नति के लिए समाज के पिछड़े वर्गों के। और ये संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में। उसके बाद 93वां संविधान संशोधन हुआ इसी आर्टिकल 15 में, और इसके तहत 15(5) जोड़ा गया 2005 में, जिसमें कहा गया कि शिक्षा संस्थानों, चाहे वो सरकारी हो या सरकारी सहायता प्राप्त, में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी संस्थानों में आरक्षण की सुविधा कहाँ है? 15(5) में। शैक्षणिक और सामाजिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कहाँ है? 15(4) के अंतर्गत। और कौन सा संविधान संशोधन है वो भी ध्यान रखना है। इसके बाद ये 15(6) है, ये हाल फिलहाल में हुआ है, अभी 2019 में। 2019 में ये 103 नंबर का संविधान संशोधन है। और इसके तहत जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं, सामान्य वर्ग के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 15(6) के तहत। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है 103 नंबरवा संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। इसको ध्यान रखना है, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस मिलते हैं। अब आर्टिकल 15 और अगर सामाजिक न्याय की तुलना की जाए तो उन दोनों को देखिए, एक सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, एक लैंगिक दृष्टि से देखा जाए, और एक आर्थिक दृष्टि से देखा जाए। 3 दृष्टिकोण हो सकते हैं, एक सामाजिक, एक लैंगिक, और दूसरा यानी जेंडर बेस्ड, इकोनॉमिक बेस्ड और सोशल व्यू। तो 3 तरीके के अगर आप दृष्टिकोण रखेंगे आर्टिकल 15 के संदर्भ में, तो आर्टिकल 15 सामाजिक दृष्टिकोण से क्या करता है कि वंचित वर्गों को समाज में बराबरी का स्थान दिलाने का प्रयास करता है ताकि समानता को स्थापित किया जा सके, स्टेब्लिश किया जा सके। और लैंगिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान का संवैधानिक आधार है आर्टिकल 15। और उसी तरीके से आर्थिक दृष्टिकोण से जो गरीब सवर्ण हैं, यानी गरीब जो जनरल वर्ग के हैं, उन सब को भी सामाजिक न्याय के दायरे में लाने के लिए EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो यानी कि अब जरा ध्यान से समझिएगा, एक एक शब्दावलियों को चुन चुन करके आपके सामने रखा जा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भारतीय समाज को समानता, समरसता और समावेशन, यानी 3 चीजें हैं। एक तो समानता, ये ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। तो इसमें जो 15 नंबर है ये समानता, उसके साथ साथ समरसता। अब होगा कैसे? अगर धर्म के बीच में भेदभाव नहीं होगा तो समरसता पैदा होगी, लैंगिक रूप से भेदभाव नहीं होगा तो स्त्री और पुरुषों के बीच में यानी कि समरसता पैदा होगी। समावेशन, समावेशन कैसा? तो सब जब एक तरीके का जो मूल रूप से भारतीय समाज में भेदभाव रहा वो किस आधार पर? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर। वो जब वो समाप्त हो जाएगा
तो सबका आपस में समावेशन होगा कि दिशा में ले जाने वाला एक शक्तिशाली संवैधानिक प्रावधान है आर्टिकल 15। और आपको कहीं अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, कहीं पे अपना कंक्लूजन लिखना है, तो इस तरीके से उसको लिखा जाएगा कि समानता, समरसता, समावेशन की दिशा में ले जाने वाला ये एक शक्तिशाली प्रावधान है। ये जहां एक और राज्य को भेदभाव से रोकता है, एक तरीके से राज्य को क्या कहता है भाई, राज्य के अगेंस्ट आपको समता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, तो वहीं दूसरी ओर पिछड़े, वंचित और विशेष समूह के लिए सकारात्मक कार्यवाही की भी अनुमति देता है और कहता है कि उनको मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान किया जाए। जैसा कि अभी आपने देखा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए व्यवस्था है, शिक्षा के लिए विशेष रूप से व्यवस्था है। ये सारी चीजें इस आर्टिकल 15 में समाहित। तो आर्टिकल 15 भारतीय संविधान की उस गहरी संवेदना को दर्शाता है जो हर व्यक्ति को गरिमा, समान अवसर और भेदभाव रहित समाज में जीने का अधिकार देती है। ये है इंपॉर्टेंस आपके आर्टिकल 15 की, जो हर व्यक्ति को गरिमा, समान अवसर और भेदभाव रहित समाज में जीने का अधिकार देती है। वो है आर्टिकल नंबर 15। अब उम्मीद करते हैं आर्टिकल 15 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 16 पे। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यहाँ पे सरकार के पद की बात है, सरकारी पदों की बात की गई है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य जो है वो सभी नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार, पदों के मामले में समान अवसर प्रदान करेगा और किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये व्यवस्था दी गई है संविधान के आर्टिकल 16 में। यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी। यानी आप किसी भी सरकारी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके योग्य हैं, आपको किसी भी तरीके से राज्य के द्वारा उस पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा। ये अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि भारत के सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए समान अवसर मिले, किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव सुनिश्चित ना हो। तो ये करता क्या है, ये सामाजिक न्याय पैदा करता है, समानता पैदा करता है और लोकतांत्रिक जो सिद्धांत हैं उनको बनाए रखने का काम करता है, जिससे लोग आपस में सामाजिक न्याय को फील कर सकें, समानता को फील कर सकें और उसके साथ साथ अपने जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं, वो भी साथ साथ बने रहें। इसीलिए सरकारी नौकरियों में ये आर्टिकल 16 अपना पूरा का पूरा योगदान देते हुए सभी लोगों के लिए समान दरवाजे ओपन करता है। अब इसकी जो विषय वस्तु है उसको समझिएगा, इसके भी पार्ट हैं और यहां से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 16(1) सभी नागरिकों को समान अवसर की बात करता है, यानी योग्यता आधारित भर्ती सुनिश्चित करता है। जो भी सिलेक्शन होगा वो एलिजिबिलिटी, योग्यता के आधार पर होगा, ये आर्टिकल 16(1) कहता है। और 16(2) कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पे किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये एक नकारात्मक प्रावधान है जो भेदभाव को रोकता है। और 16(3) है, ये संसद को शक्ति देता है कि वो कुछ पदों हेतु निवास को योग्यता बना सकते हैं। यानी कि कुछ पदों के लिए
जो लोग वहां के निवासी हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है ताकि उनके साथ भी भेदभाव ना हो। और 16(4) ये वो आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण देता है, सामाजिक न्याय की पूर्ति, बार बार ये पूछा जाता है। और 16(4)A, 16 का जो 4A है, ये SC और ST वर्गों को प्रमोशन में आरक्षण देता है। ये 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा जोड़ा गया 16(4)A। और इसके अलावा एक 16(4)B है, जो आरक्षित पदों की अधिकतम सीमा पर स्पष्टता को क्लियर करता है। आरक्षित पदों की अधिकतम सीमा, ये थोड़ा सा आपको भी कम समझ में आएगा। ये 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 है। ये कैरी फॉरवर्ड को अनुमति देता है। क्या है कैरी फॉरवर्ड? 2-4 मिनट रुकेंगे भी, समझ में आ जाए। इसके बाद अगर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें आर्टिकल 16 के, तो केवल सरकारी नौकरियों पे लागू होता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों के संबंध में है, निजी क्षेत्र पे लागू नहीं होता है। कि बी मार्ट में नौकरी चाहिए किसी को, किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में चाहिए, तो वहां ये लागू नहीं होगा। समान अवसर का अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है और ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अभी ये बाद में आपको मैं पूरी सूची एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से अधिकार नागरिकों के हैं और कौन कौन से अधिकारों में विदेशियों को भी मिला हुआ है मौलिक अधिकार। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। आर्टिकल 16 भारतीय संविधान की समानता, योग्यता आधारित नियुक्ति और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं को साकार करने का एक मजबूत माध्यम है। ये न केवल सभी को सरकारी सेवाओं में समान अवसर प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण द्वारा सशक्तिकरण का और समान रूप से समान पंक्ति में खड़े होने का अवसर भी प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय को, समानता को और उसके साथ साथ योग्यता आधारित नियुक्ति को बढ़ावा देना। योग्य व्यक्ति ही सरकारी पदों पर पहुंचे और सबको मौका मिले अपनी योग्यता को सिद्ध करने का। बात कर रहे हैं कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है? जैसे आरक्षण की व्यवस्था की गई है ओबीसी वर्ग के लिए, एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए। अब मान लीजिए आरक्षण में जितने पद आरक्षित हैं, तो कुछ पद आरक्षित हैं और वो सारे पद नहीं भर पाए। 50 पद आरक्षण के लिए रखे गए और उसमें से 40 पदों पर ही लोग आ पाए, 10 पद खाली रह गए। उसमें योग्य लोग मिले ही नहीं और सिर्फ 40 पद भरे गए। अब उसमें जनरल लोगों की तो भर्ती हो नहीं सकती क्योंकि वो आरक्षित है इन वर्गों के लिए, और उन वर्गों में कोई योग्य मिला नहीं 40 से ज्यादा, तो 40 पद फुल हो गए, 10 बचे रहेंगे। उन 10 पदों का क्या किया जाए? तो जो रिक्तियां पिछले वर्षों में 10 पद जो खाली रह गया, उसको उनको आरक्षित कोटे के अंतर्गत खाली रह गई थी, वो अगली भर्ती में शामिल की जा सकती है। यानी अगली साल अगर फिर से 50 पद आया तो पिछली साल वाला भी 10 जोड़ करके और इस साल इसको 60 कर लिया जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो 50% का आरक्षण है उसकी सीमा, मान लीजिए टोटल 100 पद ही आया और 50 पद ओबीसी एससी एसटी के लिए आया और 50 जनरल के लिए गया, टोटल यहाँ 60 हो गई अब संख्या। तो ये आरक्षण की सीमा 60% हो गई, लेकिन इस 10 को उस 50% की सीमा से बाहर माना जाएगा, उसमें नहीं गिना जाएगा। यही कैरी फॉरवर्ड है। इसके लिए 81वां संविधान संशोधन किया गया था सन 2000 में, और इससे 14B एक नया आर्टिकल जोड़ा गया कि 16(4)B संविधान के अंदर जोड़ा गया और कहा गया कि यदि किसी वर्ष आरक्षित पद भर नहीं पाते तो उन्हें अगले वर्षों में भी भरा जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा उस वैकेंसी को। ऐसा करने पे कुल आरक्षण 50% से ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसको उसकी सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। एक एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए
23 में 100 पद निकाला गया, 50 पद रखा गया ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षित पद, और भरे गए सिर्फ 40, खाली रह गए कितने 10। इसको अगले वर्ष में जोड़ा जा सकता है। फिर से वैकेंसी आई और 100 पद की ही आई, 50% का ये आरक्षण रहा, तो 10-50 तो ये प्लस 10 पिछले साल के जोड़ के 60 हो जाएगा, 60% का आरक्षण हो गया, जो सामान्यतः अनुचित है क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन 16(4)B जो कि 81वां संविधान संशोधन है उसके अनुसार ये वैध है, क्योंकि 10 पद क्या है तो वो लिख दिया जाएगा कि ये कैरी फॉरवर्ड पीछे से लिए गए। क्लियर? तो आज जो हमने चर्चा किया आपके साथ, ये समता के अधिकार की चर्चा की गई। समता के अधिकार के अंतर्गत 15 और 16 की एक बार कल की चीजों को जरा देखिएगा। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसकी हमने चर्चा किया था, जिसमें 14 से लेकर के 18 तक ये समता का अधिकार है। मैं आपको सारे फंडामेंटल राइट्स, चूंकि मेंस में भी यहाँ से प्रश्न इसी ढेर सारे पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं निबंध आप लिख रहे हैं, आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो सब जगह इन अधिकारों को आप फिट कर सकते हैं। इसलिए इसको इतना डिटेल में आपके साथ में डिस्कस कर दे रहा हूँ जितना सामान्यतः आपको सामान्य किताबों में भी नहीं मिलेगा। तो एक बार अगर अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो फिर फंडामेंटल राइट्स यानी क्वालिटी के इन सब सेगमेंट से आपका डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24, 25 से 28 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार 29, 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। ठीक, तो अभी हम आपसे ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हमने क्या क्या जाना और क्या क्या देख लिया गया। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, इसमें आपने जान लिया कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, एक अमेरिका से लिया गया है बाद वाला, और पहले वाला ब्रिटेन से। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये आर्टिकल नंबर 15 है, और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये आर्टिकल नंबर 16। इन सब के लिए आप एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, और ये वीडियो आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी जो अभी क्लास आपने करी है वहाँ भी अवेलेबल करा दी जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पेज पे जो जेनिथ का पेज है वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और जितना अच्छा आप अपना नोट्स बनाएंगे, क्योंकि सब कुछ आपका रिवीजन है, ये जान लीजिए, जितना ज्यादा रिवीजन आप करेंगे उतना ज्यादा फाइन होती जाएंगी चीजें, उतना ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा, उतना ज्यादा आपको आसान लगता चला जाएगा सारी चीजें। तो अभी इस पे हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। 2 और आर्टिकल बचे हुए हैं, पहले ये कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद समता के अधिकार टॉपिक से, और इसमें 12 नंबर और 13 नंबर आर्टिकल को शामिल करके एक टेस्ट पेपर हम आपका कर लेंगे, और फिर उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार की ओर बढ़ेंगे। तो आज की क्लास बस इतनी ही, कल हम इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।